तो दोस्तों तीनों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था आपको कि न्यूटन्स के तीनों लॉ ऑफ मोशन है फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं और वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या था? फोर्स। यानी कि हम लोगों ने न्यूटन्स के तीनों लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं, यानी कि हम लोगों ने फोर्स को पढ़ लिया है। हम लोग फोर्स को अब बहुत बेहतर तरीके से जानने लगे अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पता है। एक्चुअली में सब लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने डिफरेंट तरीके से पढ़ाया। मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को इस तरह पढ़ाया, बेसिकली वास्तव में उसकी रियल मीनिंग यही है जिस तरह मैंने पढ़ाया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फोर्स के बारे में बताता है। तो फोर्स के बारे में ही चर्चा है दोस्तों, एनएलएम में फोर्स के बारे में ही चर्चा है। तो आज हम लोग बात करने वाले फोर्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें से एक फोर्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका हमें वीडियो आगे बनाने वाले, आगे जो एक्चुअली हम लोगों ने जेईई की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नीट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग उसी प्रकार से फोर्स को समझेंगे। फोर्स को जान चुके हैं। अब देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर। देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेज इन नेचर। अपनी प्रकृति में भाई साहब 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, बेसिक 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का देखो यार हमेशा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है किसी सीलिंग से हैंग कर रहा है, जैसे एम मास है, तो हमेशा उसके ऊपर एक mg फोर्स तो हमेशा लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर सरफेस पे रखा है तो हमेशा mg फोर्स लगेगा अगर अर्थ की बात हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी दुनिया में एक पाया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अभी हम लोग जितने भी फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, एक लिखा हो यहाँ पर है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम लोग पूरी तरह पढ़ेंगे। लेकिन अभी एनएलएम में हमें सिर्फ mg वाला फोर्स है, इसको कंसीडर करके चलना है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक mg फोर्स तो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर की तरफ तो लगेगा ही, mg को देख के चलना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग अभी समझने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स अपने सिलेबस में नहीं है, तो इनके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F = Gm1m2 अपॉन r², जहाँ r² m1 और m2 की दूरी है, और F = m×g, ये इसी का एक रूप है। तो ये 2 फोर्स हैं, इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग पढ़ेंगे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पर लिख के आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मैं यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक हो गया। फिर आपके पास आता है टेंशन फोर्स, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे फोर्स हम लोग एनएलएम में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ये टाइप है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा क्या है, इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये टेंशन फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या। देखो जो भी ये फोर्स मैंने 4 लिखे हैं, 4 ही लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, 4 ही मैंने लिखे हैं। इनके पीछे कहीं ना कहीं चार्जेस का गेम है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, मतलब एटॉमिक लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से खेल रहे हैं। ठीक है, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे टेंशन हो, चाहे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा गया है। इन्हीं का हम लोग ज़्यादातर पूरी जो डायनेमिक्स है, हम लोग डायनेमिक्स में mg को और ये सारे यही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो है ही नहीं सिलेबस में, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भाई साहब? जैसे कि आपके जो ये बोतल है, बोतल रखी है किसी बेंच पर, तो आपको पता है कि बोतल के पास एक मास है, m मास है, और बोतल के पास m मास है। तो अर्थ पर अगर रखी है, अर्थ मतलब अपनी जो दुनिया है, अर्थ है, अगर उस पर कोई चीज़ रखी, उस पर एक फोर्स लगता है, हमेशा एक फोर्स लगता है। तो बोतल भी एक फोर्स लगा रही होगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा दोस्तों? उस फोर्स का नाम होगा mg। उस फोर्स का क्या नाम होगा? mg होगा। ठीक है, अगर बोतल मेज के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बोतल के ऊपर नेट फोर्स केवल mg हो। अगर नेट फोर्स केवल mg है तो बोतल मूव करनी चाहिए थी, यानी बोतल के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, तभी तो बोतल रखी है। जैसा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है तो मूव तो करेगी। बोतल पे अगर नेट फोर्स mg होता तो ये तो मूव कर रही होती, पर तो ये रुकी हुई है, यानी एक और इसका ऊपर फोर्स लग रहा है, वो क्या है? रिएक्शन फोर्स है। mg अगर बोतल ने mg फोर्स अगर बोतल पे डाउनवर्ड लग रहा है, mg फोर्स अगर बोतल
किस पर लगा रही है, बेंच पर लगा रही है, मेज पर लगा रही है, तो मेज भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो रिएक्शन फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कॉन्टैक्ट आपने सुना है, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि हमेशा नॉर्मल फोर्स होता है जब दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में होती हैं। आपको पता है फोर्स हमेशा किस में लगता है, पेयर्स में लगता है। जब दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट्स में होती हैं तब नॉर्मल फोर्स लगता है। जैसे कि इस दीवार पर मैंने ऐसे एक फोर्स लगाया, तो ये दीवार भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है। वो क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, अब ये नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमेशा किस में लगता है, दो डिफरेंट बॉडीज। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमेशा किस पर लगता है, बॉडी पर लगता है, बॉडी की तरफ, टूवर्ड्स द बॉडी लगता है। कहाँ लगता है, टूवर्ड्स द बॉडी लगता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा। और किस डायरेक्शन में लगता है, जो कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कोई सरफेस, जैसे मैंने इस दीवार पर एक फोर्स लगाया, तो इनका जो कॉमन नॉर्मल है, जो कॉमन टच सरफेस है, जो जॉइंट सरफेस है, उसके जो परपेंडिकुलर होगा, उसके नॉर्मल जो होगा, उसी डायरेक्शन हमेशा फोर्स लगता है। जैसे ये बोतल है, बोतल इस बेंच पर रखी है, तो बेंच और बोतल जिस कॉन्टैक्ट लाइन ये है, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल पर ही उस कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स द बॉडी होगा। और हमेशा किस पर लगेगा, अगर इस पेन ने मेरे हाथ पर फोर्स लगाया तो मेरा हाथ भी इस पर एक फोर्स लगाएगा। इस पेन ने मेरे ऊपर mg फोर्स लगाया तो मेरा हाथ इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसीलिए तो ये स्थिर है, नहीं तो ये मूव कर रहा होता। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, वो बात की बात है। एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जब बॉडी दोनों कॉन्टैक्ट में होती हैं तब ये फोर्स काम करता है, तब उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और इट ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने कहा टू सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है, जो टू सरफेस कॉन्टैक्ट में उनके जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलॉन्ग ये फोर्स हमेशा लगता है। फिर से ध्यान देना दोस्तों, जैसे ये बोतल का कितना अच्छा एग्जांपल है, ये दोनों जो बोतल और जो मेज के बीच में जो कॉमन सरफेस है जिसको टच करे, उसके परपेंडिकुलर हमेशा न्यूटन जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। कोई बड़ी बात नहीं, यही यहाँ पर लिखा है। पुशिंग इन नेचर एंड ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द बॉडी, हमेशा मैंने अभी कहा जैसे बॉडी की तरफ लगता है। जैसे अगर बॉडी ने इधर फोर्स लगाया तो बॉडी की तरफ एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, बॉडी की तरफ वो फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं, हमेशा वो बॉडी की तरफ लगता है। मैं थका हुआ हूँ, पता नहीं क्यों टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कम से कम 1-2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है। हाँ, और पुशिंग इन नेचर मतलब हमेशा पुश करता है। जैसे मैंने कहा था फोर्स क्या होता है, या फिर पुल करेगा पुश करेगा। जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो पुशिंग नेचर का फोर्स है। ये पेन है, ये पेन को मेरा हाथ है, इसको पुश कर रहा है, ऊपर की ओर पुश कर रहा है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, पुशिंग नेचर का है। फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पुशिंग नेचर का, एक पुलिंग नेचर का। और जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो पुशिंग नेचर का है। मैंने इसको ऐसे पुश किया दीवार को, तो दीवार भी मुझे पुश कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट मैंने लिख दिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के। अच्छा, अगर आप दीवार पर, जैसे दीवार का एक ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया, आपने कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, माना कि आपने कोई हाथ, यहाँ पर आप खड़े हैं, मैं आपको बना देता हूँ, ये आप खड़े हैं शैतान आदमी, और ढकेल रहे हैं इसको आप ढकेल रहे हैं, तो आप इस पर जो भी फोर्स लगाएंगे, इस पर जो भी आप फोर्स लगाएंगे, दीवार भी एकदम इक्वल, जो सरफेस है यहाँ, ये कॉमन सरफेस ये है, इसके नॉर्मल आपके टूवर्ड्स द बॉडी एक फोर्स लगाएगा। इसी हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो नाम ही में लिखा है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट 2 बॉडी कॉन्टैक्ट होनी चाहिए तभी ये फोर्स लगता है। अच्छा, ये जैसे बॉक्स रखे हैं, तो सबसे पहले ये M1 मास है, ये M2 मास है। M1 मास का जो ब्लॉक है वो नीचे, जो सिलेंडर है वो नीचे वाले ब्लॉक पर कोई एक फोर्स लगा रहा होगा, M1G। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो उसके ऊपर भी ऐसे इसके जस्ट टूवर्ड्स द बॉडी फोर्स लगाएगा, नॉर्मल, मैंने मान लिया इसे N1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा। जैसे कि ये सरफेस है, ये सरफेस पर ब्लॉक रखा है, तो ये जो ब्लॉक है इस पर एक M1 + M2 × G फोर्स लगाएगा, तो सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, टूवर्ड्स द बॉडी लगाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, N2 बोलेंगे। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बिल्कुल आपको बात पता चल गई।
अब सवाल ये आता है भाई साहब, मान लीजिए कि एक सरफेस है, मान लीजिए कि एक सरफेस बिल्कुल प्लेन है, एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस है एकदम खुदरी टाइप की, ऐसी एकदम त्रिकोणी। जैसा कि अभी आपने कहा है कि जो कॉमन सरफेस है, जो दोनों ज्वाइंट कर रही है, जैसे पीछे लिखा था अपनी स्लाइड में, कहाँ गया, हाँ, जो दो सरफेस कांटेक्ट में उसके परपेंडिकुलर लगता है। अब एक सरफेस तो प्लेन है, एक सरफेस एकदम फ्लैट है, लेकिन दूसरी सरफेस वो ऊबड़ खाबड़ एकदम तिकोनी टाइप की, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी है तिकोनी टाइप की। अब यहाँ पर कैसा लगेगा, तो हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो फ्लैट सरफेस है उसके आप परपेंडिकुलर लगा दें तो मान लिया जाएगा, जैसे ये तो या उसके तो जो फ्लैट सरफेस है उसके आप परपेंडिकुलर लगा दो, काम आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये है एक सर्कल रखा है, ऐसा सर्कल रखा है। अब जो सर्कल तो एक फ्लैट सरफेस नहीं है, तो जो फ्लैट है, जो वेल डिफाइंड सरफेस है, उसके जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम लोग नॉर्मल कह देंगे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कह देंगे। ठीक है। एक चीज़ और थी, सीढ़ी वाली, सीढ़ी कहाँ गई दोस्तों, अरे होनी चाहिए, अरे नहीं, हाँ ठीक। तो अब सबसे पहले हमें बताइए, जो m1 मास है, हमें बताइएगा कि m1 मास जो ब्लॉक है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप बताइएगा। सबसे पहले देखो सरफेस, कॉमन सरफेस दोनों कौन सी, ये है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा और टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा। किस पर लगेगा, टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा, कि अगर इस बॉडी ने इस पर mg लगाया है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर नॉर्मल लेकिन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अभी तक ऐसा आ रहा था कि mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके विपरीत जस्ट नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नॉर्मल किसके कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पर बताइए भाई साहब, इस पर बताइए, ये इसका सेंटर ये, तो ये जो फ्लैट सरफेस है ये नॉन वेल डिफाइंड सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n1, इसको मान लेते हैं हम। अब ये वेल डिफाइंड है, ये जो इंक्लाइंड है ये वेल डिफाइंड है, ये सर्कल वेल डिफाइंड नहीं, तो इसके परपेंडिकुलर एक n2 लगेगा। तो इस गोले पर दो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं। क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा, ये जो ये रखा है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स का कॉमन नॉर्मल ये है, ये वही लग गया नॉर्मल फोर्स, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सरल है दोस्तों, टुवर्ड्स द बॉडी लगाना है, दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाएगा। मान लीजिए कि सीढ़ी रखी है आपके घर में, सीढ़ी रखी है, आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, आपके घर में सीढ़ी रखी है। अब सीढ़ी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा शार्प होता है, अगर मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपको भी, देखो सीढ़ी यहाँ पर नीचे शार्प होती है, सरफेस एकदम प्लेन होती है। अब बताओ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ लगेगा? कॉमन सी बात है, फ्लैट सरफेस कौन सी है, फ्लैट सरफेस को हम लोग मानेंगे और ऐसा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। जैसा यहाँ पर देख लो, ये दीवार पर रखा है, ये जो सीढ़ी है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसकी जो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन अपनी दीवार वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड जो चीज़ होगी उसके अलॉन्ग ही आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। तो इसका यहाँ पर लगेगा n1 और यहाँ पर एक यहाँ लगेगा n2। समझ गए दोस्तों? सिंपल सी बात है। और ये सर्कल रखा है, तो सर्कल के एकदम सरफेस के अरे इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग जाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, इन केस बोथ सरफेस आर शार्पली एज्ड, बोथ सरफेस अगर एज है, मतलब कि एक ये तिकोना रखा है भाई साहब, तिकोना यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, और एक ये रखा है, दोनों जॉइंट है। अब यहाँ पर दोनों शार्प है, यहाँ पर कैसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट डिवाइड करोगे? तो ऐसा है कि इसमें आपको कंपोनेंट करने हैं, बल्कि ये आपकी कोई काम चीज़ नहीं है, फिर भी आपको कंपोनेंट करने हैं। एक का nx डायरेक्शन, अगर आप इसको x डायरेक्शन मानते हो और इसको y मानते हो, तो आपको इसके नॉर्मल इसके जो भी कंपोनेंट कर रखने हैं, जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा जिस डायरेक्शन, उसको वो आपको बता दिया जाएगा n/। अब इस तरफ भी nx हो सकता है, ny नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिजल्टेंट आपका इधर भी आ सकता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर भी आ सकता है। वो आपको कंपोनेंट x और y में कंपोनेंट करके ही पता करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ता है। अच्छा, अब कुछ सवाल कर लिए जाए दोस्तों, ये तो आपके लिए सवाल है। मैं आपको एक और सवाल बता देता हूँ, अच्छे लेवल का है, कि ये एक दीवार है और ये फर्श है, ये दीवार में बना देता हूँ, खट ये फर्श है,
और इस पर कोई ये फर्श ये रखा, इस पर एक सीढ़ी रखी है, सीढ़ी, ये सीढ़ी रखी। अब बताइए सीढ़ी पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए कहाँ कहाँ लग रहा है। गलती करोगे आप दोस्तों, बताइए कहाँ कहाँ लग रहा है। सीधी सी बात है भाई साहब, ये फर्श फ्लैट है और ये नॉन थोड़ा इसका एज अच्छा नहीं है, रफ एज है, यानी शार्पली एज्ड, तो इसके जो वेल डिफाइंड है इसके अलाउंग लगता है, ये हो गया N1। अब बताइए यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर भाई साहब जो सीढ़ी है वो वेल डिफाइंड हो, जो जिस दीवार पर रखा है वो थोड़ी शार्पली एज्ड है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या लग रहा था, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब आपके लिए सवाल है, आपको बताना है जो ब्लॉक है इसके ऊपर आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा के हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, इतना ही रखते हैं, बाय बाय। अगले हम पढ़ेंगे टेंशन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं लगा पाया, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा।